ओके, सो हम आगे मूव करते हैं और पैरेलल हेलिकल गियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हेलिकल गियर्स दोज आर सिमिलर टू स्पर गियर, मगर लाजम बात है इसमें एक हेलिक्स एंगल आ जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द गियर सेंटर लाइन। सो जिसकी वजह से जो है कह रहे हैं कि ये बेसिकली इसमें एक फ़र्क है, ठीक है। और कह लें कि जब ये हेलिक्स हमने हेलिक्स एंगल बीच में जब एडअप कर दिया तो उसका एक भले ट्रांसमिशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है और नॉइज़ कम हो जाता है, बट इसमें कुछ एडेड डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक एक्सियल फोर्स कंपोनेंट जो हैं वो हमारे इसमें एडअप हो जाते हैं, जो बट देयर इज़ अ स्मूदर ट्रांजिशन ऑफ फोर्स बिटवीन मीटिंग टीथ ड्यू टू ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, ठीक है। सो ये कुछ इसके एडेड एडवांटेजेस भी हैं। आगे इसको जो है इसकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब हमने स्पर गियर को डिज़ाइन किया तो स्पर गियर की जो प्रोफाइल थी वो हमने देखा था कि इनवॉल्यूट हमने एक शेप बनाई थी और उसको जो है हमने उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को रैप किया। इस केस में आपने क्या करना है कि ये एक सिलेंडर है और हमने एक सिंपल एक पेपर को लेके एक पैरेललोग्राम की शेप में जो है हमने इसे कट कर लेना है। पैरेललोग्राम की शेप में कट करने के बाद जब आप इसे इधर रखेंगे और अब इसको अगर आप रैप करेंगे इस सिलेंडर के ऊपर, और जब ये जो आपका ये कोना है, ठीक है, लेट्स से वो ये एंड है, ये जब बेसिकली रैप करने के बाद जब ये अनरैप होगा तो बेसिकली वो एक इनवॉल्यूट शेप बेसिकली बनाएगा, यानी कि वो कुछ इस शेप में जो है वो आपके पास जो है डेवलप हो रहे होगी शेप। सो डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इनवॉल्यूट हेलिकॉइड। और ये जो है हमारा हेलिक्स एंगल होगा बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एक्सिस है उसके साथ जो है ये पेज का जो एंगल बन रहा होगा। सो ये बेसिकली इसके जो है कह लें कि कॉन्सेप्ट है कि हेलिकल जो टीथ की प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से डेवलप होती है। अच्छा, और फिर ये एक एंड नहीं है, अगर ये इस एंड से यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस एंड से जब ये उठा है सो वो कुछ इस किस्म की इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनी है। सो वही फिनोमेना आपको इस एंड पे भी नज़र जो है आप कर रहे होंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यहाँ से गियर की प्रोफाइल देखें, सो आपके पास हेलिकल गियर में एक आपका टीथ अगर इस साइड पे है तो दूसरा जो है वो आपको इस साइड पे मिल रहा होगा। बेसिकली वो जो लाइन है वो ये लाइन है जो कि इसके साथ बेसिकली ये पास ऑन कर रही है। तो बेसिकली दिस पार्ट या दिस लाइन वुड बी रेफरिंग टू द अदर साइड, और ये लेंथ जो हम मीटअप कर रहे हैं या ये एंड हो रहा है या बेसिकली ये दूसरा कोना यहाँ आ रहा होगा, वहाँ हमारे पास इसका सेकंड साइड पे जो टीथ है वो मौजूद होगा। ओके उसके बाद जो है अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, सो हमने फिल वक्त क्या करना है कि आपने बल्कि ये आप इस इमेज को अभी फिल वक्त देखिए कि हमारे पास ये हेलिकल गियर है, ठीक है। ये अभी आप समझ लें कि ये इसका जो है ये फ्रंट फेस है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लाइन एक्सटेंड और ये इसका सेकंड फेस है। सो अगर तो जो है हम कह लें कि अक्रॉस इट्स गियर जो है अगर हम एक ये इसके जो है कट करते हैं सेक्शन को, तो वो कुछ इस किस्म की शेप बनेगी, ठीक है, यानी कि अलोंग इट्स हमारे पास कह लें कि जो नॉर्मल प्रेशर एंगल है। और अगर जो है हम इसको टॉप व्यू से देखें, यानी कि आप समझ लें कि कुछ इस तरह से करके देखें, तो वो कुछ इस किस्म की शेप बन रही होगी, ठीक है, दिस वन। और थर्ड वन जो है आपके पास ये हमारे पास चूँकि अब ये हेलिकल में है और अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट अगर से हम मेजर करना चाहें तो कुछ इस किस्म से होगा, और हमें जो एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी बेसिकली टेंजेंशियल प्रेशर एंगल की है। ओके अभी जो है फिल वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। हमने फर्स्ट इमेज की हमने बात की कि आपके पास ये जो हेलिकल आपके पास हेलिक्स है, बेसिकली आपने इसकी एज इट इज़ जो है आपने एक स्नैपशॉट आपने ले लिया, इसको सेक्शन व्यू में आपने कट किया। सो यहाँ से जो है बेसिकली इनफैक्ट सारी जो डिस्कशन है वो हमारे सेकंड जो फिगर है उसमें आ रही होगी कि अगर हमने इसको कह लें कि एक तरह से आप इसे फ्रंट भी कह सकते हैं। अगर इस केस में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम इसे अगर टॉप से देख रहे हैं, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही हैं, ठीक है। लेट्स से जो हमारे पास सर्कुलर पिच है वो बेसिकली एक क्रस्ट और उसके बाद फिर जो है ट्रफ और उसके बाद अगले क्रस्ट तक का डिस्टेंस है। सो वो बेसिकली जो ये लाइन है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो बेसिकली हमारे पास ये नॉर्मल सर्कुलर पिच है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच जो है बेसिकली
वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि हमारे पास ऊपर से लेके जो अगला जो है बेसिकली वो क्रस्ट आता है या फिर टीथ का जो शेप आएगी वहाँ तक का जो अलोंग द एक्सेस आप कह लें कि जो अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली द ट्रांसफर सर्कुलर पिच PT, ठीक है, इज इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया, ओके। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने नॉर्मल सर्कुलर पिच की जो हमने पहले बात करी थी, दैट लाइज बेसिकली इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द टीथ, यानी कि बेसिकली टीथ हमारे इस डायरेक्शन में तो बेसिकली उसके परपेंडिकुलर ही है, यानी कि उसके लॉन्ग बेसिकली ये बन रही है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास एक्सियल है, जो एक्सियल पिच है हमारे पास उसको अगर हमने मेजर करना है तो बेसिकली गियर की एक साइड से शुरू होगा और हम करेंगे क्या कि हमारे पास अलॉन्ग द हेलिकल जो लाइन है आप उसको समवॉट आप एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक कि जो अलॉन्ग द एक्सिस कह लें, या फिर अगर ये कुछ इस डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रही है सो अलॉन्ग द एक्सिस जो शाफ्ट के एक्सिस है वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ बेसिकली ये मीट करेंगे, जहाँ बेसिकली आपके पास ये जो एंगल है डैट इज़ हेलिक्स एंगल। सो ये जहाँ मीट कर रहे हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डैट इज़ द एक्सियल पिच, ठीक है। एक्सियल पिच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द शाफ्ट, जो कि हमने यहाँ डिस्कस की। बाकी जो हमने एक रिलेशन हम पहले फार्मूला कवर करके आए थे कि P स्मॉल p इंटू कैपिटल P इज इक्वल टू पाई, यानी कि जिसमें सर्कुलर पिच भी था और पिच डायमीटर भी था। सो वही फार्मूलाज जो हैं यहाँ भी वैलिड है फॉर द नॉर्मल डायमीटर पिच, ठीक है। और वहाँ से अब नॉर्मल डायमीटर पिच न होना चाहिए, इस फार्मूला के थ्रू हम इसकी ट्रांसवर्स डायमीटर पिच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये और अगर एंगल्स के दरमियान जो है हमने फाइंड आउट करना है सो वो बेसिकली ये रिलेशन होगा। इसमें साई जो है वो हेलिक्स एंगल है, फिर ये फाई एम नॉर्मल प्रेशर एंगल और ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। अच्छा, एक जो चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है वह हमारे पास ये है कि आपके पास जो है नॉर्मल प्रेशर एंगल और ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल में क्या डिफरेंस होगा। सो बेसिकली इसमें जो है आप हम यूँ बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल है वो बेसिकली है कि आपने जो ये हमारे पास टाइप ऑफ गियरिंग है इसको हमने कुछ इस तरह से ऑब्ज़र्व करना है कि हमें स्ट्रेट दिखे। अब बेसिकली इशू क्या है कि हमारे पास ये देख रहे हैं कि बेसिकली तमाम कर्व में, सो बेसिकली ये गियर कुछ इस तरह से नहीं होगा, बल्कि गियर को आप यानी कि आप समझ लें कि कुछ आप इस तरह से आप इसे करके रखेंगे, यानी कि एक चीज़ है, एक बॉक्स है जिसको आप यूँ व्यू कर सकते हैं। यू व्यू करेंगे तो आपको लाइंस जो हैं बेसिकली समवट कुछ इस तरह से गियर्स की ये दिख रही होंगी और गियर पार्ट की। सो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसको कह लें कि हम एक समवट कुछ इस तरह से जो है जिसे आप कहते हैं कि तिरछा करके देखना है, कुछ इस तरह से हमने इसको रोटेट किया है, तो जिसकी वजह से ये टीथ जो हैं हमें यहाँ स्ट्रेट दिखेंगे। तो अब बेसिकली जो एंगल इसका उस केस में वर्टिकल प्लेन के साथ वो जो बन रहा है डैट वुड बी बेसिकली, या कह लें कि जो एंगल ये बेसिकली उस टाइम जो फॉर्म हो रहा है टीथ डैट इज़ द ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, ठीक है। अगर यानी कि आप यहाँ से देखें और एक जो है आप कह लें कि एक्सेस आपके इस केस में, सो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये समवट यहाँ लाई करे सो इन दोनों के दरमियान बेसिकली एक एंगल इटसेल्फ भी मौजूद है। इसी तरह अगर नॉर्मल की बात करें तो बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारे पास ये केस मौजूद है बिल्कुल आपने इसी तरह जो है इसको अब आपने रख लिया है। सो अब यहाँ इस केस में जो है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन अगर लेट से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलॉन्ग ही बेसिकली हम ये ड्रॉ करते हैं, सो बेसिकली अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द नॉर्मल प्रेशर एंगल। सो इन केसेस देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंट इन बोथ ऑफ दिस वैल्यूज़। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ अगर हम गियर को देखें और अगर आप इसे फ्रंट से देख रहे हो सो हो सकता है कि कुछ केसेस में, या अगर हम टॉप से भी देख रहे हो तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हेलिक्स की वजह से अगर लेट से हमारे पास एक गियर यहाँ एक गियर टीथ यहाँ मौजूद है, सो इसका जो एंड जो पार्ट हो रहा है वो समवट इधर हो रहा है, और अगर हम यहाँ पैरेलल में देखें तो इसके बिल्कुल पैरेलल मूव करें तो एक और गियर टीथ आ रहा है, सो दैट कुड गेट कन्फ्यूजिंग समवट एज वेल, ठीक है। सो जिस तरह जो है यहाँ डिस्कस भी किया गया है कि व्यूइंग अलोंग द टीथ द अपरेंट पिच रेडियस इज ग्रेटर देन व्हेन व्यूड अलोंग द शाफ्ट, द ग्रेटर वर्चुअल आर हैज़ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, लाजमी बात है वो हमें कुछ टीथ थोड़े से जो है वो उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। सो ये बेसिकली जो है हमने यहाँ से वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ हमने फाइंड आउट करने कि हमारे पास जो है जो एक अपरेंट हमें जो है बेसिकली कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ हमारे पास लेट से जो पिच रेडियस है वगैरह वो हमें ज़्यादा अगर लग रहा है
या कह लें कि वो इस तरह से दिखेगा कि कुछ वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो उसके केस में जो है हमने वर्चुअल नंबर ऑफ़ टी जो है हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। सो अ स्टॉक हेलिकल गियर हैज़ अ नॉर्मल प्रेशर एंगल ऑफ 22 डिग्री, ठीक है। फाई एन हमें गिवन है हेलिक्स एंगल 32 डिग्री एंड ट्रांसवर्स डायमीट्रल पिच ऑफ 3 mm। 24 टीथ हैं इसके। वी हैव टू फाइंड द पिच डायमीटर, ट्रांसवर्स, नॉर्मल एंड एक्सियल पिचेस, द नॉर्मल डायमीट्रल पिच एंड द प्रेशर एंगल। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टीथ मौजूद हैं, ठीक है, और एक जो है हमारे पास यहाँ से डायमीट्रल पिच भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ओके, सो जो मॉड्यूल होता है वो बेसिकली हमारे पास उसके यूनिट्स होते हैं कि mm पर टीथ, ठीक है। और जो हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीट्रल पिच होता है उसके यूनिट्स होते हैं टीथ पर mm, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। सो यहाँ हमारे पास बेसिकली जो ट्रांसवर्स डायमीट्रल पिच है बेसिकली मॉड्यूल है, ठीक है, क्योंकि ये mm आ रहा है, यानी कि mm पर टीथ। सो बेसिकली इस वजह से ये हम इसे PD नहीं कहेंगे बल्कि ये M होगा, मॉड्यूल। और मॉड्यूल के लिए जो रिलेशन था हमारे पास डेट वाज D/N। सो इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ से पिच डायमीटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जो कि रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। फिर इसको यूज़ करते हुए हमने क्योंकि जो है आपको एक और रिलेशन भी आपके इल्म में होगा जो हमने पहले वहाँ डिस्कस किया था कि सर्कुलर पिच मल्टीप्लाई बाय डायमीट्रल पिच दैट वुड बी इक्वल टू पाई। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या है कि जो मॉड्यूल है वो इसके बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P/M इज इक्वल टू पाई। सो उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच भी फाइंड आउट कर ली। ओके, उसके बाद जो है हमने नॉर्मल पिच फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए हमारे पास ये हेलिक्स एंगल के अकॉर्डिंग एक हमारे पास रिलेशन मौजूद है जो कि हमने डिस्कस किया था, हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर एक्सियल हमने पिच फाइंड आउट करनी है उसके लिए ये रिलेशन मौजूद है। उसके बाद जो है हमने नॉर्मल डायमीट्रल पिच फाइंड आउट करनी है। सो या फिर कह लें कि ये नॉर्मल मॉड्यूल है अगर हमने फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली उसके लिए भी हमने यहाँ सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ द हेलिक्स एंगल, तो हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमने लास्टली जो हमने ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए रिलेशन मौजूद है, ये रिलेशन यूटिलाइज़ किया, सो हमारे पास ये आ गया। सो सिंपल फार्मूलाज को जो है हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया। ओके जी, इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो यहाँ भी बेसिकली अकर हो रहा है, ठीक है, कि हमारे पास जो है कह लेंगे अगर आपके पास जो है 1:1 गियर रेशियो है उसके लिए ये केस है, और अगर जो है हमारे पास वो मॉड्यूल है और वो गियर रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है। सो ये दोनों जो है बेसिकली यहाँ यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। यहाँ जो K की एक जिक्र हो रहा है कि K इज इक्वल टू 1 फॉर फुल डेप्थ टीथ और K इज इक्वल टू 0.8 फॉर स्टेप टीथ। अच्छा, बेसिकली जो इनमें फ़र्क जो बेसिकली आता है वो इसकी वर्किंग डेप्थ का बेसिकली आता है, ठीक है, कि हमारे पास जो फुल डेप्थ जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो इस तरह से रखे जाते हैं कि जो टीथ की फुल डेप्थ है दैट इज़ अराउंड 2/P, ठीक है, यानी कि उसमें एडेंडम आप 1/P रख लिया और अपने जो है एडेंडम भी आप तकरीबन उतना ही समवट रखते हैं। और अगर उसकी जो टोटल वो थिकनेस कह लें जो टोटल हाइट है अगर उसमें 20% रिडक्शन हो जाएगी तो बेसिकली हमारे पास स्टब टीथ कहलाता है। सो बेसिकली स्टब टीथ जो है उसकी हाइट थोड़ी सी कह लें कि वो कम होती है, डेप्थ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली दोनों में फ़र्क है। ओके, उसके बाद जो है सिंपल उसी तरह लार्जेस्ट गियर विद अ स्पेसिफाइड पिनियन दैट इज़ इंटरफेरेंस फ्री, जैसे हमने स्पर गियर के लिए किया था बिल्कुल उसी तरह। फिर स्मॉलेस्ट स्पर पिनियन दैट इज़ इंटरफेरेंस फ्री विद अ रैक, ठीक है, अगर हम हेलिकल गियर रैक में यूज़ करें तो उसके केस में ये रिलेशन वैलिड होगा। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं वॉर्म गियर्स। वॉर्म गियर्स की जो है हमने यहाँ पहले भी हमने बात की थी कि जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पैरामीटर है वो ये है कि हमारे पास जो वॉर्म है that can move the gear but the gear cannot move the worm। इसमें जो कह लें कि जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ लीड एंगल है, बिल्कुल जिस तरह हमने
पावर स्क्रू को हमने कवर किया था। बेसिकली आप वो पावर स्क्रू का केस ही लें। यहाँ अब इसमें जो है लीड का भी एक जिक्र आएगा कि आपके पास वन कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो है कितनी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें एक हमारे पास हेलिक्स एंगल लाजमी होता है, इसमें फीचर कर रहा होगा। उसके बाद एक्सियल पिच है, ठीक है। उसके अलावा जो है ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच वगैरह अगर उसको जो है हमने यहाँ करना, सो एक्सियल पिच जो है सिंपल आपके पास यहाँ वॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल जो क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली द एक्सियल पिच, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने लीड की बात कर ली, लीड एंगल के लीड की हमने बात की थी। लीड एंगल बेसिकली जो है आपके पास ये जो एंगल एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस एंगल वुड बी द लीड एंगल, ठीक है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से इसके व्यू कर रहे हैं, इस सरफेस को व्यू कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो है हेलिक्स एंगल कहलाएगा। और उसके अलावा जो है इसमें कह लें कि पिच डायमीटर फॉर द बोथ द गियर एंड द वॉर्म आपके पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर इसमें जो है हमने अब अगर लेट्स से नॉर्मल जो है अगर हमने इसके फाइंड आउट करना, नॉर्मल सर्कुलर पिच फाइंड आउट करना, सो बिल्कुल वो हेलिकल गियर की तरह आप कुछ इस तरह से करके जो है इसको वो मेजर करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है हमारे पास जो ट्रांसफर सर्कुलर पिच है वो बिल्कुल उसी तरह हम रिलेशन यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसको हेलिकल गियर की तरफ से टर्न अप करेंगे तो वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद जो अगर गियर की हमने पिच डायमीटर फाइंड आउट करना, तो उसके लिए ये रिलेशन है हमारे पास। और इसमें कुछ जो है चीज़ें कह लें कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे जो है वो हमारी वेरी करती है। रेंज हमने जो है इस पर रखने के हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है कितना है और उसके मुताबिक हमने डायमीटर ऑफ द वॉर्म सेट करना है। और उसके बाद जो है हमारे पास लीड और लीड एंगल के दरमियान जो है कह लें कि ये कुछ रिलेशन हमारे पास मौजूद है। यहाँ डी डब्ल्यू इज़ द डायमीटर पिच डायमीटर फॉर द वॉर्म। और उसके बाद जो है ये बेसिकली एक चार्ट है। ये डाटा बेसिकली फॉर स्पर गियर के जो कुछ फॉर्मल क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमने डिस्कस भी किए थे। उसके बाद जो है ये टीथ इन जनरल यूज़ जो कि हमने पहले जिक्र किया हुआ है इनका। बेवल गियर के लिए कुछ ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दीज आर फॉर हेलिकल गियर्स, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये वॉर्म गियर के लिए हो गए, ठीक है। वॉर्म गियर में सिंपल के लीड एंगल नॉर्मली किस रेंज में रखा जाता है, प्रेशर एंगल क्या होगा, एडेंडम और एडेंडम वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मिस अभी तक हुई है जो जिक्र नहीं आया वो हमारे पास था कि फेस विड्थ क्या होगी। यानी कि आपने जो है हमने गियर तो रख दिया मगर गियर की थिकनेस वगैरह हमने क्या रखनी है, ठीक है। सो उसके लिए जो है बेसिकली जो एक रूल है वो ये है कि हमारे पास जो वॉर्म का जो डायमीटर है, या कह लें कि आपके पास आपने जो है वॉर्म का बेस सर्कल बनाया, उसके बाद ये पिच सर्कल आपने ड्रॉ किया, उसके बाद आपने कंप्लीट जो होल्ड अप जो एडेंडम सर्कल है वो ड्रॉ किया। आपने क्या करना है कि पिच सर्कल से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। सो बेसिकली ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपने क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपने नोट कर लेना है। सो बेसिकली ये जो लेंथ होगी डैट वुड बी इक्वल टू द फेस विड्थ ऑफ द वॉर्म गियर, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ गियर डिज़ाइन होगा, यहाँ ये जो गियर आपको ये नज़र आ रहा है, दिस गियर वुड बी इसकी जो विड्थ होगी या फेस विड्थ होगी वो हम उस तरह से मेजर करेंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ जो है ये वॉर्म गियर का भी जिक्र कंप्लीट होता है। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली हमारे पास जो क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स होते हैं उनके लिए है। क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स में होता क्या है कि आपके पास जो एक गियर है कह लें कि उसका एक्सेस अगर जो है लेट से इस प्लेन में लाई कर रहा है, सो दूसरे जो गियर का एक्सेस वो दूसरी साइड पे लाई कर रहा होगा, यानी कि समवट दे आर सिमिलर टू वॉर्म गियर बट नॉट एग्जैक्टली। इसमें जो है कह लें कि हमारे पास जो गियर है वो भी ड्राइवर हो सकता है और जो पिनियन है वो भी ड्राइवर हो सकता है। सिंपल इसमें जो है यहाँ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको दिखाई गई है कि अगर जो है आपके पास जिस तरह फर्स्ट केस के सिनेरियो में अगर हमारे पास ये जो गियर है दिस इज़ द ड्राइवर, सो पिनियन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सेकंड केस में हमारे पास अगर ये पिनियन ड्राइवर है सो आपके पास जो गियर है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो बेसिकली ये बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू द राइट हैंड
हेलिक्स एंड द लेफ्ट हैंड हेलिक्स, ठीक है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड राइट हैंड, ठीक है, और जो हमारे पास ये हैं दीज आर कॉल्ड द लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। सो इनके हवाले से जो है ये डिस्कस किया गया। ओके, सो यहाँ हमारे पास जो है गियर सेट कंप्लीट होता है। उसके बाद एक हम क्विकली जो है हम कवर करना चाहेंगे गियर ट्रेन्स को। गियर ट्रेन्स आपने मैकेनिक्स ऑफ मशीन में भी कवर की हैं, ठीक है। अभी लेट्स से अगर हमारे पास सिंपल दो गियर सेट्स हों, हमारे पास एक ड्राइवर गियर है और एक हमारे पास ड्रिवन गियर है, और हमने इनके दरमियान जो है वेलोसिटी रेशियो लेट्स से फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज़ आइदर कि जो है आप यहाँ से ड्रिवन ओवर ड्राइवर आप जो है इसके रेवोल्यूशन पर मिनट या जो इसकी वेलोसिटी है उसको इक्वेट कर दें आप जो है नंबर ऑफ टूथ इन द कह लें कि ड्राइवर गियर टू द नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन गियर, उनके दरमियान रेशियो सो समवट सेम रहेगा। सो ये रिलेशन बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो है लेट्स से हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल या ऐसे गियर ट्रेन है जिसके अंदर मल्टीपल गियर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम पहले तो इनके दरमियान जो है सिंपल गियर रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन दोनों गियर्स के दरमियान ये N2/N3 होगा, और उसके बाद जो है जो गियर 3 है वो 4 के साथ इन कॉन्टैक्ट है, सो N3/N4। उसके बाद हमारे पास N4 का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, N4 और 5 चूँकि एक शाफ्ट में, सो N5/N6। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये तो वो तमाम गियर सेट्स आ रहे हैं जो कि बेसिकली ड्राइवर गियर में आ रहे हैं, वो सारे न्यूमरेटर में आ रहे हैं। लेट्स से देखें फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ 2 था, फिर उसके बाद जो है 3 आ गया, उसके बाद जो है हमारे पास 5 आ गया, ठीक हो गया 2 3 5, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ड्राइविंग टूथ नंबर्स। और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास ड्रिवन आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ 6 है, 4 है और 3 है। सो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन टूथ नंबर्स। सो इनकी रेशो और जो वेलोसिटी रेशो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है N6/N2, ठीक है, वो भी हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू दिस गियर रेशो। तो अगर जो है लेट्स से हमने लास्ट गियर की वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सो हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वे ई रिप्रेजेंट्स द रेशो बिटवीन द टीथ रेशो, और सिंपल उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो यानी कि फर्स्ट वन से सो हमारे पास लास्ट की जो है वेलोसिटी आ जाएगी कि लास्ट गियर की या जो लास्ट गियर है उसकी बेसिकली क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो यहाँ हमने जो है सिंपल 2 गियर्स के लिए हमने कवर किया, ठीक है, और वही जो रिलेशन है वो आपके पास यहाँ यूज़ हो रहा था। सो ओके, अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में। कंपाउंड गियर ट्रेन बेसिकली वहाँ यूज़ होती है कह लें कि अगर हम सिंगल ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें जो मैक्सिमम हम कह लें कि जो रेशो अचीव कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ 10:1 आपने इंक्रीमेंट करना है वेलोसिटी या डिक्रीज़ करना है। और अगर जो है आपने 10:1 से ज़्यादा फाइंड आउट करना है, सो आपको कंपाउंड में जाना होगा। यानी कि बेसिकली अब इसमें यह कि अगर आपके पास एक गियर ट्रेन और इसके साथ आप एक और गियर ट्रेन लगा देते हैं, सो 10:1 मल्टीप्लाई बाय 10:1 यानी कि आप तकरीबन 100 तक जो है कह लें कि आप जो है इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि 2 स्टेज बेसिकली जिस तरह इमेज शो कर रहा है आपके पास ये 2 स्टेज बेसिकली बन रहा है, ठीक है, कि शाफ्ट ए है, उसके बाद फिर सेकंड शाफ्ट, और सेकंड शाफ्ट से फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा है थर्ड शाफ्ट में। सो हम एग्जांपल करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल को समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास ये गियर बॉक्स है जिसमें हमने एक 30:1 जो है इंक्रीज इन स्पीड चाहते हैं, और हमने जो गियर बॉक्स साइज है वो मिनिमम रखना है, ठीक है। अब चूंकि ये देखें जो हमारे पास सिंगल स्टेज है उसके अंदर 10:1 तक तो अचीव हो सकता है, ठीक है, और ये जो रेशो है ये आपके पास 100:1 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि हम 2 स्टेज कंपाउंड गियर ट्रेन यूज़ करेंगे लाइक दिस फिगर, तो हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें बेसिकली जो हमें इंक्रीमेंट चाहिए वो चाहिए 30 का, ठीक है। सो मैं ये बात करता हूँ कि अब ये जो फर्स्ट स्टेज है ये मैं इसे कह देता हूँ कि ये स्टेज 1 है, ठीक है, ये स्टेज 2 है। सो मैं अपने एंड के लिए मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि मुझे स्टेज 1 के अंदर कितना जो है अपने गियर को इंक्रीज़ करना है और फिर स्टेज 2 में कैसे इंक्रीज़ करना है। सो मैं क्या करता हूँ कि इस 30 को जो है हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। सो वो हम अगर वैल्यू लेते हैं सो वो आती है 5.4772,
यानी कि अगर एक स्टेज में भी 5.4772 हो, ठीक है, यानी कि स्टेज 1 में भी, फिर ये मल्टीप्लाई हो स्टेज 2 में भी, तो मेरे पास जो ओवरऑल इंक्रीमेंट आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 30 का, क्योंकि 5.4772 इंटू 5.4772 या 5.4772 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो 30 बन रहा होगा। ओके, ये तो होगी एक चीज़। उसके बाद जो है हमें यहाँ जो टिपिकल प्रेशर एंगल है वो 20 डिग्री है। सो अगर आप लोगों को याद हो जो हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे स्टार्ट में कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन एंड द गियर, ठीक है, सो वो अगर हम वो रिलेशन को देखें और हम मॉड्यूल जो है उसको राउंड अबाउट जो है हम कहते हैं कि सिंपल एक जेनेरिक वैल्यू भी अगर हम उसकी लेते हैं, सो वो वैल्यू अराउंड गियर के लिए वो 16 बन रही थी, जबकि पिनियन के लिए वो अराउंड अबाउट 30 थी। सो टू बी ऑन द सेफ साइड जो है हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस जो है हम वो अगर 16 रख के चलते हैं, सो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ टूथ नेसेसरी फॉर द मीटिंग गियर इज वुड बी 16 इंटू द द इंक्रीमेंट इन वन स्टेज, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास वो 88 के अराउंड आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर मैं इस गियर को मैं यहाँ 16 रखता हूँ, सो मुझे ये वाला जो गियर है ये मेरे पास 88 बन रहे होंगे, ठीक हो गया, यानी कि इसमें 16:88 बन रहा होगा। और इसी तरह जो है अगर मैं अब इस गियर को जो है अगर लेट्स से ये 16 हो तो ये मेरे पास 88 होगा। लाजमी होता है ये 16:88 है, लाजमी होता है वो एग्जैक्टली वो नंबर तो नहीं होना, बट ये बेसिकली इसका जो है मेन थीम है। और अगर जो है हमने यहाँ से जो है कह लें कि इसकी ट्रेन वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वो सिंपली हमारे पास क्या होगा कि 88/16 मल्टीप्लाई बाई 88/16, सो ओवरऑल जो है हमारे पास ट्रेन वैल्यू है वो 30.25 बनती है, जो कि विच इज़ प्रीटी मच क्लोज टू आवर डिज़ायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह जो है सॉल्व होता है। ओके, इनफैक्ट ये जो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ गियर 16 आए हैं, मैं इसका भी जो है आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखें आपके पास एक ये नंबर आ गया 5.4772, डैट इज़ बेसिकली द गियर रेशो इन वन स्टेज, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये रिलेशन है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, देखें ये रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन के अंदर आप के को 1 ही रखें, प्रेशर एंगल जो है आप 20 रखें, और जो मॉड्यूल है m इसको आप जो है यहाँ से इंक्रीज़ कर दें 5.4772 पर, सो आपके पास जो वैल्यू है वो अराउंड 16 टीथ आएगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से वो 16 का नंबर आया जो कि हम यहाँ एग्जांपल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेजेस के लिए जो है हमारे पास वो रेशियो एक ही थी, सो वो नंबर ऑफ टीथ जो है वो सेम रहेंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम पर स्टेज की बात करें, मैं ये कह देता हूँ कि जी मेरे पास जो ये रेशियो है, जो यानी कि हमारे पास ये जो 1 है, 1 में मैं कह देता हूँ कि अगर मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए लेट्स से 6 का, और ये जो सेकंड स्टेज है इसमें मुझे जो गियर रेशियो में जो इंक्रीमेंट है वो मिल जाए 5 का, तो 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 भी 30 ही होता है, ठीक है। सो ये दूसरा मेथड है। सो इसमें क्या होगा कि n2/n3, ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं n2 कहूँ और ये मेरे पास n3 है, सो मुझे n2/n3 जो है वो मुझे चाहिए अराउंड 6, और इसी तरह अगर मैं इसको n4 कहूँ और इसको मैं n5 कहूँ, सो n4/n5 जो है वो मुझे चाहिए अराउंड 5, ठीक हो गया। सो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि अभी आपके पास जो मॉड्यूल है वो 6 है, और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि वो हमने NP के लिए डिस्कस किया था पहले, ठीक है। और इसी तरह ये 5 जो है बेसिकली इसके लिए भी जो है वही रिलेशन प्रेशर एंगल हम सेम रख रहे हैं। जब आप इसे खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो भी अराउंड 16 ही आ रही होगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, और आप हमसे राउंड ऑफ करके 16 तक कर देंगे। सो अगर वो हमने 16 रखा है तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन मौजूद है, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यानी कि n2 अगर हम जो है 16 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से n3 आ जाएगा, और इसी तरह जो है हमने n3 जो है वो आप यहाँ इसे n3 को जो है आप यहाँ 16 रखेंगे, वो आपके पास आ जाएगा, और इसी तरह जो n5 है उसको हम यहाँ 16 रखेंगे, सो जो है वो हमारे पास वैल्यू उसकी भी आ जाएगी। सो ओवरऑल ट्रेन वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्ट देखें इस तरह यहाँ भी वो 30 आ जाएगी।
उसके बाद जो है हमारे पास कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है। कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक शाफ्ट है और उसके बाद जो हमारे पास जो फाइनल शाफ्ट है बेसिकली, या फिर इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट बेसिकली दोज आर इन लाइन। जिस तरह हमारे पास यहाँ इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि गियर 2 से जो है बेसिकली पावर या इस शाफ्ट से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इंटरम में के आपके पास शाफ्ट है, इसमें ट्रांसमिट किया और आपने फिर दोबारा जो है यहाँ ट्रांसमिट कर दिया। बेसिकली अब इस केस में जो है हम नॉर्मल गियर ट्रेन उस तरह से यूज़ कर नहीं सकते कि हम ये बिल्कुल गियर साथ ये इसके साथ ये गियर यूँ मीटअप करें, इस तरह मीटअप गियर हो नहीं सकता। सो हमें एक इंटरम में जिस तरह ये शाफ्ट 3 है इसकी ज़रूरत, इसका सहारा हमें लेना पड़ना था कि हम यहाँ ट्रांसमिट कर सकें। सो दैट इज़ बेसिकली द कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन में जो है अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट करना, सो ये बेसिकली इसका रिलेशन है कि जो हमारे पास कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ टीथ होंगे N2 और N3 के, दैट वुड बी इक्वल टू द ऑन द राइट हैंड साइड N4 और N5, इनके इक्वल होंगे ये दोनों चीज़ें। और जो है इसको मज़ीद जो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। वही एग्जांपल जो कि हम यहाँ कर रहे थे जहाँ हमने 6 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, सो हमारे पास वही केस है और अब जो है हम इसे यूज़ करेंगे कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन का मैकेनिज़्म। सो इसमें एक जो है जो सबसे पहली रेशो थी वो हमने 6 ही रखी, जो दूसरी रेशो थी वो 6 रखी है। हमारे पास ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि N2 + N3 इज इक्वल टू N4 + N5, ठीक है। सो टू अवॉइड इंटरफेरेंस जो है N3 को जो है हम रख रहे हैं अराउंड 16, ठीक है। सो और इसी तरह जो है हमारे पास जो दूसरा छोटा गियर है वो हमारे पास N5 है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, चूँकि जो है आपके पास एक हमारे पास ये रेशो भी गिवन है, ठीक है। सो अगर इस रेशो को हम यूज़ करते हैं, सो हमारे पास यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 96। सो इसका मतलब है कि N2 + N3 वुड बी 96 + 16 यानी कि 112। और हमारे पास अगर हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक जो वैल्यू है यानी कि हमारे पास वो बनेगी तकरीबन 18.67, ठीक है। कि इसको हम थोड़ा सा दोबारा भी देख लेते हैं। देखें यहाँ से N4 = 5N5 हो तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो 112 = 5N5 यानी कि दैट इज़ बेसिकली N4 और ये हमारे पास N5 और ये 112 कहाँ से आया, वो हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास ये अगर ये 96 आती है, सो ये हमारे पास 112 था। सो अगर इस रिलेशन को यूज़ करते हैं N5 हमारे पास बनता है 18.67, ठीक है। अगर तो जो है हमें कह लें कि अप्रॉक्सीमेशन ही चाहिए, ठीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। और अगर जो है हम कहें कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन चाहिए, सो फिर बेसिकली हिट एंड ट्रायल है कि आप ये जो N3 है इसकी वैल्यू आप वेरी करते जाएँ कि इसे 17 रखें, 18 रखें, ठीक है, उस पर काम करें। या इसका एक और हल भी हो सकता है। इसका हल ये होता है कि आप जो है पहले N3 को 1 रख लें, ठीक है। इनके रिलेशन हमारे पास नोन है और हम सिंपल रेशोज़ की फॉर्म में फाइंड आउट करें बजाय इसके कि हम इसे एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ रख के शुरू करें। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ N2/N3 दैट इज़ इक्वल टू 6 और N4/N5 इज़ इक्वल टू 5। ये तो हमारे पास थी एक इक्वेशन, ठीक है। हम कह देते हैं कि जो हमारे पास N3 है दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि N2 आपके पास 6 हो जाएंगे टीथ। सो इसका मतलब यह है कि N2 + N3 इज़ इक्वल टू N4 + N5। सो इसका मतलब है कि N4 + N5 इज़ इक्वल टू 7। सो अब दोबारा वही रिलेशन जो है जो 5N5 जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, सो हमारे पास ये एक रेशियो बन जाएगी कि N5 इज़ इक्वल टू 7/6। सो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी हम नंबर ऑफ टीथ लें विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, सो हमारे पास ये होल नंबर आ जाएगा। सो वो हमारे पास अगर हम इसको उस केस में रखना चाहें, ठीक है, सो हमें N3 को भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 रखना पड़ेगा और वो नियरेस्ट जो मल्टीपल है वो हमारे पास है कि हम N3 18 रखें। यानी कि अगर हम जो है N3 को हम 18 रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो N2 है दैट वुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स इंटू 18 या फिर 6 इंटू 18, जो कि हमारे पास तकरीबन बनेगा अराउंड 108, ठीक है।
सो 108 एंड 18 यानी कि n2 प्लस n3 दैट वुड बी इक्वल टू 108 प्लस 18 which is around 126. So 126 is equal to n4 plus n5. जो n4 है वो हमारे पास ये रेशियो मौजूद है कि n4 over n5 is equal to 5 या फिर n4 is equal to 5 n5. सो यहाँ से जो है बेसिकली आपके पास ये 5 n5 आ जाएगा और ये n5 6 n5 126 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब है कि जो n5 है दैट इज़ 21. अगर ये आपके पास 21 है सो 21 इंटू 5 विच इज़ 105, इसका मतलब है कि जो n4 है दैट इज़ 105. ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास ये तमाम कैलकुलेशन जो अभी हमने डिस्कस की वो यहाँ आपको यहाँ से मिल जाती है. ओके और अगर हम जो है ट्रेन रेशियो निकालने की बात करें तो ट्रेन रेशियो जो है इसमें ओवरऑल फिर भी वो 30 ही हमारे पास आएगी. और जो कंपाउंड रिवर्टेड गियर ट्रेन के लिए जो रिलेशन था क्योंकि हमने उसी को ही यूज़ किया, लाजमत है इसने हर हाल में सेटिस्फाई होना, जो कि विच इज़ द केस हियर. ठीक है, ओके. उसके बाद जो है हमारे पास प्लानिटरी गियर सिस्टम आ जाता है. ओके, जो प्लानिटरी गियर सिस्टम है उसमें जो मेन एडवांटेज है बेसिकली वो ये है कि जो है इट अलाउज द एक्सेस ऑफ सम ऑफ द गियर्स टू मूव रिलेटिव टू अदर एक्सेस. यानी कि बेसिकली आपके पास अगर एक गियर स्टेशनरी है सो बाकी जो है उसके अराउंड जो है पिवट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. सो ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन या प्लानिटरी गियर ट्रेन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनमें से सबसे पहले तो यह है कि जो द सन गियर है डैट हैज़ द फिक्स सेंटर एक्सेस. ठीक है, जो हमारे पास ये दरमियान में आपको सन गियर नज़र आ रहा है डैट वुड बी फिक्स्ड. उसके बाद जो प्लानिट गियर जो है डैट हैज़ मूविंग सेंटर एक्सेस. ठीक है, बेसिकली ये मूव कर सकता है. और उसके बाद यहाँ आपके पास जो है आर्म मौजूद है, प्लानिट कैरियर, और आर्म कैरीज प्लानिट एक्सेस रिलेटिव टू सन एक्सेस. सो बेसिकली सन सेंटर में है और उसके अराउंड जो है ये प्लानिट जो है डैट वुड बी मूविंग. ठीक है, इसका फ़ायदा यह है कि डैट अलाउज फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर 2 इनपुट्स. ठीक है, आप जो है आइदर यू कैन प्रोवाइड द इनपुट और थ्रू द आर्म और द गियर. सो बेसिकली दोनों जो हैं इसमें पॉसिबल हैं. ओके, सो उसके बाद जो है हम आगे मूव करते हैं और अगर हमने जो है ट्रेन वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी हो सेट दैट वुड बी द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द लास्ट वेलोसिटी ऑफ द लास्ट गियर एंड द आर्म, और उसके अलावा या फिर जो है डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड द आर्म. सो इसके दरमियान जो बेसिकली जो हमारे पास रेशियो होगी दैट वुड बी द ट्रेन वैल्यू इन दिस केस. ठीक है, सो अब जिस तरह हमारे पास जो है यहाँ कह लें कि ये हमारे पास जो सन गियर ये मौजूद है, सन गियर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, पिवट, और उसके साथ जो है आपके पास आर्म मूव कर रहा है. 4 जो है डैट इज़ और प्लैनेट गियर, और जो 5 है वो हमारे पास जिस तरह रिंग गियर है उसके बिल्कुल उसी की तरह का ये सेकंड गियर है. खैर ये 2 डिफरेंट केसेस हैं जिनमें ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है. ओके, सो हम एग्जांपल को करके देख लेते हैं. सबसे पहले जो है यहाँ हमें गिवन है कि जो हमारे पास सन गियर है डैट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, और हमारे पास जो रिंग है डैट इज़ स्टेशनरी, और हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड रोटेशन फॉर आर्म एंड द गियर. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारे पास यहाँ चीज़ें गिवन है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ गियर्स, नंबर ऑफ़ टीथ हमें गिवन है. ठीक है, फॉर गियर नंबर 2 विच इज़ सन. उसके बाद नंबर 3 सॉरी नॉट नंबर 3, नंबर 4 जो कि हमारे पास प्लैनेट है, और उसके बाद नंबर 5 के लिए. सो बेसिकली जो इसकी कह लें कि जो इसकी वो ट्रेन वैल्यू बनेगी या फिर जो गियर रेशो बनेगी दैट वुड बी n2 over n3 मल्टीप्लाई बाय n2 over n4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय n4 over n5. ठीक है, सो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल ये ट्रेन वैल्यू बिल्कुल उसी तरह आई. ठीक हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो ट्रेन वैल्यू है वो हमारे पास 0.25 आ जाती है. नाउ अच्छा, अब इसमें जो है बेसिकली ई जो है ट्रेन वैल्यू जो है वो बेसिकली नेगेटिव आ रही है. उसकी वजह जो है वो ये है कि द
प्लैनेट गियर 4 एंड रिंग गियर 5 रोटेट इन सेम डायरेक्शन, अगर जो है हम जो हमारे पास आर्म है उसको हम फिक्स कर देते हैं। सो इसकी वजह से बेसिकली हमने ये साइन यहाँ नेगेटिव रखा है और ये साइन नेगेटिव आया, इसका मतलब है, और यहाँ से इवेंचुअली जो हमने एक रिलेशन यहाँ पीछे स्टडी किया है, ठीक है, दिस रिलेशन, ये रिलेशन हम यहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से हमने वेलोसिटी ऑफ आर्म फाइंड आउट कर ली। ये तो सिंपल था। नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा था, क्या है हमारे पास जो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ओके, उसके बाद जो है हमने फाइंड आउट करना है फॉर द प्लैनेट गियर। अच्छा, इसके लिए अब बेसिकली इशू ये है कि हमने आर्म को फिक्स कर दिया है। सो हमारे पास, हम बेसिकली ये अज्यूम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास गियर 5 जो है बेसिकली वो स्टेशनरी होता है, वॉल के साथ वो हैंग्ड होता है, वो भी मूव नहीं कर रहा होता। बट यहाँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हमने ये किया। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि अगर जब हमने वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हम फॉलो करते हैं। आपके पास जो ये रिलेशन बेसिकली आया था, ये इज इक्वल टू, ये बेसिकली बुक के ये जो लास्ट और ये आर्म वाला, ये इस रिलेशन में करते क्या है, जो इसने 3 इक्वेशन बी, सी और डी का दिया, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि आप जो लास्ट गियर है बेसिकली वो डेरिवेशन हुई हुई है जो फाइनल गियर जो आउटर रिंग वाला गियर है उसके हिसाब से। एक में आपने जो है जो सन गियर है उसकी और जो आर्म है उसकी रिलेटिव आपने वेलोसिटी निकालनी। एक इक्वेशन जो है वो ये कहती है कि आपके पास जो लास्ट गियर है और जो आर्म है उनके दरमियान आपने वेलोसिटी निकालनी और उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। जिस तरह कुछ इस केस में हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सो n4/3/n2/3, इसको हम यहाँ अगर रेशो इसकी निकालते हैं, ठीक है, n4 - n3 n2 - n3, n4 जो है वो हमारे पास अननोन है, ठीक है, समवट, बट जो वैल्यू हमारे पास यहाँ नोन है, ठीक है, हमारे पास ये नोन है कि अगर बिल्कुल इस वेलोसिटी रेशियो को मैं टीथ रेशियो से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो गियर रेशियो होती है, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पहले भी स्टडी हम करके हैं कि अगर मैं n3/n2 लिख रहा हूँ, सो डैट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ n2/n3, ठीक है। तो सेम केस यही ये हमारे पास अकर हो रहा है, ठीक है। सो अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, जिस तरह यहाँ हमने लिखा है कि जी यहाँ n4 जो है n4 - n3 या फिर n4 - n3 चूँकि ज़ीरो है, सो बेसिकली हम यहाँ n4 - n3 डिवाइडेड बाय n2 - n3 हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डैट शुड बी इक्वल टू n2/n4, ठीक है, क्योंकि 3 आर्म है, आर्म तो बेसिकली ज़ीरो है। सो n2 जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ टीथ वो हमारे पास 20 है, ठीक है, और जो हमारे पास आपके पास जो प्लैनेट है उसके नंबर ऑफ़ टीथ जो हैं वो 30 है। सो सिंपल इस वजह से ये 2/3 हो गया और आपके पास जो है ये -2 ये आपके पास सिंपल 2/3 आ जाता है, ठीक है। ओके, अभी साइन कन्वेंशन को अभी हम रहने देते हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है कि जो ये वैल्यू है 2/3 इसको बेसिकली हमने इंपोर्ट किया है यहाँ, ठीक है, यहाँ इंपोर्ट किया तो n4 हमारे पास अननोन है, ठीक है, और हमारे पास n3 भी नोन है, ठीक है, और n2 भी नोन है। सो ये जब वैल्यूज़ हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास इवेंचुअली जो है n4 तकरीबन 33.33 रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा, ठीक है, और साइन जो है इसका पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज है। ओके, ये तो हो गया एक चीज़। अब बेसिकली हमने ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास जो है ये साइन नेगेटिव क्यों आया, -2/3 क्यों आया। सो इसके लिए जो एक सिंपल जो है हम डिस्कशन है या सिंपल जो हम साइन कन्वेंशन के हवाले से बात कर सकते हैं वो तो एक ये है कि जो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो जो हमने शुरू में बात की थी, हमने ये बात की थी कि अगर तो आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सटर्नल बन रहा है, सो उस केस में आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव हो, और अगर वो आपके पास जो कन्वेंशन है या फिर जो कह लें कि जो गियर मैश है वो इंटरनल है, सो उस केस में वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो इस वजह से आपके पास यहाँ नेगेटिव आ गया था, ठीक है, जब हमने ये गियर रेशियो इनको जो है आपस में कंपेयर किया, ठीक है। सो इस तरह जो है ये एग्जांपल सॉल्व होती है। और जो हमारे पास पिछला पार्ट था वहाँ भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ रहा था, और वो नेगेटिव इस वजह से था कि आपके पास जो बाकी कह लें कि आर्म को स्टेशनरी करने के बाद जो समवट जो हमारे पास वो रिलेशन बन रहा था इन बिटवीन द रेशो इन बिटवीन द प्लैनेट एंड
द सन, ठीक है, वो हमारे पास एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन था, उसके लिए एक नेगेटिव आ गया, जबकि सेकंड जो N4 और N5 है वो बेसिकली इंटरनल था तो उसके साथ पॉजिटिव, सो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव ही रहता है। सो इस तरह जो है हमारा ये आज का जो है लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है जी, दिस इज़ द एंड। और इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें जो है हम फिर आगे फोर्स एनालिसिस वगैरह उन पर शुरू करेंगे। कोई भी क्वेरी होती है फील फ्री टू आस्क, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर दोज। बाकी एज़ फार एज दिस न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, ठीक है, जो हमने कवर किए हैं क्योंकि बहुत जो है बड़े बेसिक से थे, तो इस वजह से हमने इनको अलहदा से वन नोट के ऊपर सॉल्व करके नहीं देखा। अलबत्ता जो हमारे फोर्स एनालिसिस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम हर एक चीज़ को थॉरोली जो है हम उसको कवर भी करेंगे, और आप लोगों की जो है क्वेरीज आप जिस तरह चाहें आप लोग जो है पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दोज एंड कैटर योर क्वेरीज। आई होप कि जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, और अगर नहीं भी आई सो इसको खुद जो है अपने उन पे आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है ताकि जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।